Hello students, welcome to our YouTube channel Cosmos Academy. So myself समीर अंसारी. तो हो सकता है आपने काइनेमेटिक्स का लेक्चर देख ही लिया होगा. तो आज हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पे मोशन के, दैट इज डायनामिक्स. और उस दिन आपको मैंने बताया था डायनामिक्स क्या होता है. डायनामिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन विद कंसिडरिंग इट्स कॉज, के कॉज के बारे में पढ़ेंगे. तो आज के लेक्चर में हमारा फोकस फोर्स पे होगा. ओके, और फिर आगे के टॉपिक्स देखेंगे कुछ और. अब देखो, अगर मुझे फोर्स समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है न्यूटन के तीनों लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. हर लॉ को करने से पहले एक कुछ ना कुछ बेसिक टॉपिक समझना पड़ेगा. तो शुरुआत करेंगे आज हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, अगर फर्स्ट लॉ को हमें समझना है तो एक प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा यहां पर, जिसे हमें बोलते हैं इनर्शिया. अगर फर्स्ट लॉ हमें बहुत अच्छे से समझना है तो इनर्शिया का कंसेप्ट हमारे बॉडी में क्लियर होना चाहिए. अब इनर्शिया है क्या, समझेगा. ये बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो उसे रेजिस्ट करवाती है. रेजिस्ट मतलब रोकती है अपना स्टेट चेंज करने के लिए. जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, ऑब्जेक्ट के सिर्फ दो ही स्टेट होते हैं. हमारी हमारी जो भी बॉडी है हमेशा दो ही काम करती है, या तो रेस्ट पे रहेगी या तो मोशन पे रहेगी. ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रखेगा, मोशन पे है तो मोशन पे ही रखेगा. इस वो चेंज नहीं होने देना चाहता. रेस्ट से मोशन पे नहीं जाने देगा, ना मोशन से रेस्ट पर नहीं आने देगा. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास है. ठीक है, जैसे अभी देखो सुबह का टाइम, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे घर का. सुबह का टाइम रहेगा, हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, और स्कूल हमारा है 7 बजे का, जो भी है. ठीक है, या फिर कोई दूसरा दिन ले लो. अब हम सोए पड़े, हमें स्कूल नहीं जाना है, अरे यार बहुत नींद आ रही है आज. अब मम्मी आएगी, 2-3 बार उठाएगी आपको प्यार से. ठीक है, तो क्या है, आप रेजिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, आपका इनर्शिया क्या है, रेस्ट पर है, तो आप क्या कर रहे हो, मस्त में रेस्ट पर. ठीक है, उसी तरह जैसे आप बाहर चले गए घूमने के लिए, मम्मी का कॉल आ रहा है, रख दे रहे हो, काट दे रहे हो बरोबर. तो इससे क्या है, आप मोशन पे हो, आपको घर पे जाना नहीं है. तो जो प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करवा रही है, उसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं. जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर देखेंगे, ये आपका मार्कर है, अभी यहाँ पर ही मार्कर रखा हुआ है. अब इसको उठाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा. तो ये क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है. सिमिलरली अगर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट ले लूं जो इससे भी भारी रहेगा, ठीक है, जैसे जस्ट अ मिनट, जैसे ये बुक, और ये बुक को रख दो. अब इसको उठाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी. उठेगा तो जरूरी है, बट इसको फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा. तो ये क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहे हैं अपने चेंज को. इसको रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना है, मोशन पे है तो उसको मोशन पे रहना है. जैसे आपका फैन एग्जांपल ले लो, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, अब जब तक बंद नहीं करता तो बंद नहीं होगा. बंद होने के बाद भी कुछ टाइम तक घूमता है, क्यों, उसको मोशन पे ही रहना है. उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया. जैसे हमारे अंदर वो प्रॉपर्टी का नाम आलस होता है. सोए हो मस्त पड़े में, तो क्या हो गया, आप आलस की वजह से उठ नहीं रहे हैं. ठीक है, तो सिर्फ कंपेरिजन है यहाँ पर. वो मत सोचो कि नशा का मतलब आलस है, हमारे लिए वो आलस होता है. ठीक है, तो इनर्शिया का डेफिनेशन लिखूंगा मैं यहाँ पर, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच resist the change in the state of rest or motion is called inertia. यहां पर कुछ और भी ऐड करना है मुझे, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, ये तीनों पॉइंट याद रखिए. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो प्रॉपर्टी जो उसे रोक रही है ये अपना स्टेट बदलने से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शिया. अब इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, सो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया का मतलब क्या करना, रेजिस्ट करना. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर फिर से आए हो घर वाले पे, अब आप सोए हो, आप आपको आगे उठा रहे, आप जबरदस्ती नहीं मुझे नहीं उठाना. ठीक है, उसी जगह अगर इस सिचुएशन को रिवर्स करें, मान लो आपके पापा सोए, ठीक है, और आप जा रहे हो उठाने के लिए, तो वो तो क्या करेंगे, आपको मार के भगा देंगे, क्योंकि उनका मास ज्यादा है, उस सेंस में नहीं. तो उनका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा, उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा. तो मास हमें इनर्शिया के बारे में बताता है. तो सिंपल यहां पर एक लाइन आएगी, हायर द मास, मास ज्यादा है
तो इनर्शिया भी क्या रहेगा, ज्यादा, हायर द इनर्शिया एंड वाइस वर्सा। अगर मास कम है तो इनर्शिया कम रहेगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। जैसे मार्कर और बुक का एग्जांपल ले लेते, अब ये मार्कर यहाँ पर इसको उठा लिया, इसने रेजिस्ट किया बट ज्यादा नहीं कर पाया। अब ये बुक है, इसको उठाना है मुझे, तो इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, बिकॉज इसका मास क्या है, ज्यादा है। ओके, तो इनर्शिया आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम न्यूटन फर्स्ट लॉ पे। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो या तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। ठीक है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट से उसका इनर्शिया तोड़ना है, उसका रेजिस्टेंस तोड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। इसके टॉपिक पे आते हैं। देखो फोर्स भी ना दो टाइप के हो जाते हैं यहां पर, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, बैलेंस फोर्स से कोई मोशन नहीं होगा, या नो चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टेट मतलब रेस्ट या मोशन की बात कर रहा हूं। और अगर मैं अनबैलेंस की बात करूं तो यहां पर स्टेट चेंज होगा, चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब रेस्ट पर है तो मोशन पे आ जाएगा, और मोशन पे है तो किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो अगर मैं लॉ डिफाइन करूं यहां पर, न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो इट इज एवरी ऑब्जेक्ट remains at remains in the state of rest or uniform motion unless an external unbalanced force acts on it। जब तक उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसका इनर्शिया टूटने वाला नहीं है। जैसे उसी स्टोरी पे रिपीट आते हैं हम लोग, आप सोए हुए हो, आप उठ नहीं रहे हो, मम्मी आके 2-3 बार बोल कर गई, आप मस्त में सोए पड़े। इतने में एक बंदा रहता है हमारे घर पे जिसका वो घर है, जैसे हमारे पापा एंटर करेंगे वैसे आप उठ के बैठ जाओगे। तो मम्मी का जो फोर्स था वो बैलेंस टाइप का था, क्योंकि उनकी वजह से आपके अंदर कोई स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब कोई चेंज नहीं आया, रेस्ट पे तो रेस्ट ही थे। पर जैसे ही पापा आए, कौन सा फोर्स दिया उन्होंने, अनबैलेंस फोर्स दिया, वैसे ही उठ के बैठ गए। उसी तरह जब हम बाहर घूमने जाते हैं, मोशन में है, मम्मी का कॉल आया, हाँ आ रहे हो ना है, लेकिन जैसे ही पापा को, अरे मैं तो कहां पर हूँ, अरे मैं तो इसके बिल्डिंग के नीचे जस्ट आ रहा हूँ, तो वो कौन सा फोर्स देते हैं, अनबैलेंस फोर्स। डिपेंड करता है घर भी किसकी चलती है, कभी कभी मम्मी भी होती है डोमिनेट। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो फर्स्ट लॉ आई थिंक सबको क्लियरली समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम न्यूटन सेकेंड लॉ की तरफ। अब अगर न्यूटन सेकेंड लॉ समझना है हमें, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो हमें एक फिर से टॉपिक समझना पड़ेगा यहां पर, जिसका नाम है मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज नथिंग बट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू मोशन। एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी कितना मोशन कर सकती है, इट इज नथिंग बट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, आगे लिख सकते हैं आप। सो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, अब हम जैसे जब डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला लिखते हैं, हमारी एक आदत है हम उसके एसआई यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, हम उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, सीजीएस यूनिट, और वो स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं, देखो मास का एसआई यूनिट क्या होता है आपका केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। और इसकी अगर सीजीएस यूनिट की बात करूंगी तो मास का हो जाएगा ग्राम और वेलोसिटी का हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन, बिकॉज देखो वेलोसिटी वेक्टर होता है तो मोमेंटम भी क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। क्लियर है यहां तक। अब आगे देखो मोमेंटम के बारे में थोड़ा समझते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट कितना मोशन कर सकता है, जैसे ऑब्जेक्ट है, अब इसका मास है, मैं इसको फेंक दूं,
तो मास से कुछ वेलोसिटी, इसको मैंने फोर्स लगा के कुछ वेलोसिटी दी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। ओके, तो मोमेंटम आई थिंक सबको क्लियर है। अब आते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ पे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है हमें? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force and the change is in the direction of force। ठीक है, समझते जरा इसको। ऐसे सिंपल, एक आप मान लो आपका एक फ्रेंड है, तो चल रहा था, आपने उसको धक्का दे दिया, तो होगा क्या? देखो, इनिशियली T1 उसका इनिशियल मोमेंटम है, mu का मतलब क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम। तो कितने मोमेंटम से चल रहा था? mu मोमेंटम से चल रहा था। अब जाकर आपने उसको अगर पुश किया तो उसका मोमेंटम क्या हो गया होगा? चेंज हो गया। तो जो मोमेंटम mu था, आप क्या बन गया मोमेंटम उसका? mv बन गया। तो किसकी वजह से मोमेंटम चेंज हुआ? बिकॉज आपने क्या दिया, उस पर फोर्स लगाया। ओके, तो ये लॉ वही बताना चाहता है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो, किसी भी टॉपिक के आगे रेट लगता है, ठीक है, वो समझ जाओ टाइम से डिवाइड होने वाला है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, किससे डिवाइड होगा? टाइम से। ओके, अगर मैं इसको P2 माइनस P1 को सॉल्व करूं, तो P2 इज mv, P1 इज mu डिवाइडेड बाय टाइम। m कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा? v माइनस m कॉमन, v माइनस u बाई टी, और v माइनस u बाई टी क्या होता है आपका? a। तो यहां पर से मिलेगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ma। a क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन। प्रपोर्शन का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट लगेगा, दैट इज k ले लो, और k की वैल्यू 1 होती है, तो f का फॉर्मूला क्या बन गया आपका? mu। ओके, दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma। फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। सिंपल, आप किसी चीज को धक्का दोगे तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई ना, मोमेंटम चेंज हुआ, बट क्या चेंज हुआ? उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स इज इक्वल टू ma। एक देखो ना, फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट की बात कर लेते। अब देखो, एसआई यूनिट की अगर बात करोगे तो मास हो जाएगा केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह अगर सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये यूनिट बहुत बड़े हैं, तो छोटा करेंगे, तो छोटा किस तरह करेंगे? इस यूनिट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। अब न्यूटन के बारे में तो पता ही होगा, फोर्स के बारे में बहुत सारी इन्वेंशन मैंने डिस्कवरीज की है, तो उसके ऑनर पे हमने क्या किया? उसके यूनिट का नाम रख दिया है। और सीजीएस यूनिट होता है डाइन। ठीक है, न्यूटन, और ये क्या हो गया? डाइन। ये भी कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज देखो, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, तो फोर्स भी क्या रहेगा? वेक्टर रहेगा। ओके, अब यहां पर एक कन्वर्जन देख लो, जिसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू 5 डाइन। अगर ये नहीं पता कैसे आता है, तो लाइक दिस, यहां पर देखो, इसको शॉर्ट में हम बता देते हैं। वी नो दैट 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 को आप लिख सकते हो 10 रेज टू 2 सेंटीमीटर। देखो, पावर में लिखने का तरीका क्या होता है? 10 लिखो, जितने जीरो है वो काउंट करो। बच्चे कभी कभी गलती कर रहे हैं, 10 लिख के 1 लिखेंगे, अरे सर 10 लिखा, ये 0 1, अरे वैसा नहीं होता, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज 1 केजी कितना होता है? 1000 ग्राम। तो इसको लिखेंगे 10 रेज टू 3 ग्राम। ठीक है, अब देखो 1 न्यूटन, अगर ये 10 to 5 पता करना तो कैसे करोगे? 1 न्यूटन क्या होता है आपका? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी को ग्राम में लेके जाओ, 10 रेज टू 3 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाओ, 10 रेज टू 2 पर स्क्वायर। अब ये करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 रेज टू 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मिल गया ना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू 5 डाइन। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर आपको। देखो, फोर्स का फॉर्मूला ma है, तो 1 न्यूटन अगर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब उसका मास 1 केजी होगा और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 न्यूटन अगर किसी पे फोर्स लग रहा है, अगर 1 न्यूटन फोर्स किसी पे लग रहा है, सब उसका मास 1 केजी है और 1 से एक्सेलरेट करेगा। तो फिर कैसे भी समझ सकते हो,
1 केजी मास पे अगर 1 केजी मास अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है? 1 न्यूटन का। सिमिलरली अगर मैं डाइन के बारे में बात करूं तो 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? अगर 1 ग्राम का कोई मास है और वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? 1 डाइन फोर्स लग रहा होगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो बढ़ते हैं हम न्यूटन थर्ड लॉ पे। इसमें एक चीज और एक्सप्लेन करना था मुझे आपको। ये तो मैंने बताया आपको, चेंज इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप फोर्स आगे लगाओगे तो ऑब्जेक्ट आगे एक्सेलरेट करेगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। और अगर आप फोर्स पीछे लगाते हो तो उसी डायरेक्शन में चेंज आएगा। ठीक है, देखो दूसरी बात ये भी यहाँ पर है, F इक्वल टू एम ए। तो अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, ये वेक्टर फॉर्म होता है इसका। सिमिलरली ये इसका वेक्टर फॉर्म होगा। ओके, नथिंग एल्स। अब आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे। अब देखो इसको पढ़ने के लिए कुछ ज्यादा, मतलब इसमें कैसा इनर्शिया पड़े, मोमेंटम, इसको पढ़ने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। या आई थिंक सबको लॉ याद रहता है ये। अब सिंपल ये लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूटन का लास्ट लॉ। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आप अगर किसी पे एक्शन कर रहे हो तो उसका रिएक्शन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा है, किसी को जाके चमाट मारोगे तो इन रिटर्न वो भी आपको चमाट मारेगा। गांधी जी वाला जमाना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये है हमारा वॉल, ठीक है, दिस इज योर वॉल, और ये है बॉल। अगर बॉल जाके इस वॉल को हिट करेगा तो होगा क्या? बॉल वॉल पे फोर्स लगाएगा और वॉल बॉल पे फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो अपोजिट रहेगा। बॉल इधर फोर्स लगाने वाला है और बॉल इस साइड फोर्स लगाएगा, बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, द फोर्स, अब मान लो ये फोर्स लगा रहा है F1 और ये फोर्स लगा रहा है F2, तो F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। ओके, देखो स्मॉलर स्टैंडर्ड वाले वेक्टर का साइन आपको यूज नहीं करना है। ये अगर जो 11 12 का कोई देख रहा है तो उसके लिए वेक्टर साइन होता है। आपके 9 10 स्टैंडर्ड बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए आपको वेक्टर साइन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर दो फोर्सेस होते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, अब बॉल अगर एक्शन फोर्स है तो बॉल क्या है? उसका रिएक्शन फोर्स है। ये दोनों हमेशा साथ में एग्जिस्ट करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट या आर ऑलवेज इन पेयर। अगर एक्शन फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स भी डेफिनेटली रहेगा। ओके, तो ये बात याद रखो इसके अंदर। ठीक है, तो थर्ड लॉ पे ये था। अब इसके बाद में हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इस लॉ को समझने से पहले कुछ हम लोग डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अब लेट अस कंसीडर दो बॉल है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये u1 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं और ये u2 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, और दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर u1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा है। ठीक है, ये स्टोरी है बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। ऑब्वियस देखो u1 की वेलोसिटी है तो उसे टकराएगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो नेक्स्ट अब पढ़ेंगे ड्यूरिंग कोलिजन। अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? दोनों बॉल एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे लाइक दिस। अब मान लो पहला बॉल जो है ये फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब अगर ये फोर्स लगा रहा है F1 तो ये फोर्स कितना लगाएगा इसके ऊपर? F2। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये v1 वेलोसिटी से मूव करेगा और ये v2, और यहां पर
v1 छोटा हो जाएगा v2 से। ठीक है, यहां पर v1 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा v2 से। ये स्टोरी है आफ्टर कोलिशन। ठीक है, जैसे भी इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, इससे टकराया, फिर ड्यूरिंग कोलिशन तो इसमें फोर्स लगाएंगे और फिर सेपरेट हो जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल अगर आपने मार्बल खेला होगा या आपने कैरम खेला होगा तो ये दिखा रहेगा। ठीक है, डिपेंड करता है बहुत सारे केसेस पे मास के ऊपर भी, बट अगर सिंपल अगर किसी ने मार्बल खेला है तो आप जब गोटी खेलते हो तो उसमें क्या होता है, अब जब मार्बल को हिट करते हो तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, तो क्या होता है, बिफोर कोलिजन u1 की स्पीड ज्यादा थी, u2 रेस्ट पर था, बट अगर मान लो u2 भी मूव कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो उसको हिट करेगा, ड्यूरिंग कोलिजन में दोनों फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर और बाद में सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये हम सिंपल वाला केस ले रहे स्ट्रेट लाइन में, बट रियल लाइफ में आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा। बट इसमें ये चीज होती है ना, इसे ये समझाना है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व क्या होता है वो देखेंगे आगे भी। अब यहां से इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम देखो, इसका मोमेंटम क्या होगा, मास m1 वेलोसिटी u1, तो ये हो जाएगा m1 u1। इसका मास m2 वेलोसिटी u2, तो m2 u2। नेक्स्ट इज फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वाला, मास m1 वेलोसिटी v1 प्लस मास m2 वेलोसिटी v2। देखो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, दोनों एक दूसरे में फोर्स लगाते हैं। सो एज पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन क्या रहता है, अपोजिट। अब F1 का फॉर्मूला हो जाएगा m1a1 और इसका फॉर्मूला हो जाएगा m2a2। ठीक है, m1। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t। देखो t1 में नहीं लिख रहा हो यहां पर, देखो एक्सेलरेशन कौन करेगा, ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई ना, तो इसलिए फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा, जो वेलोसिटी बदलने का टाइम है दोनों के लिए क्या है, सेम है। यहां पर हो जाएगा v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t। ठीक है, अब t से t कैंसिल हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करो, m1 v1 माइनस m1 u1, और ये हो जाएगा माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। ठीक है, अब इसको इधर लेकर आते हैं हम, ये प्लस वाले में, सो m1 v1 प्लस m2 v2, और इसको उधर लेके चले जाओ, m2 u2 प्लस m1 u1। तो अगर इसको ऐसा लिखा जाए अरेंज करके, तो ये कौन सा मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम, और ये कौन सा मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम। तो यहां पर आपको क्या देखने मिला, जो इनिशियल मोमेंटम था वही कौन सा मोमेंटम था, फाइनल। देखो ये टॉपिक पढ़ते हुए मन में डाउट एक आता है, अब जरा समझो सिस्टम है कि सिस्टम, ठीक है, दोनों में जो इंटरेक्शन हुआ, तो जितना इनिशियल मोमेंटम का आंसर मतलब इसका कुछ नंबर आएगा, तो इतना ही ये रहेगा। देखो इसमें क्या मास सेम है बट वेलोसिटी दोनों की बदल रही है। ठीक है, तो इस तरह होता है नेचर में काम कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। अब इसका स्टेटमेंट अगर लिखे हम लोग तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, देखो, इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अब ये हमारा सिस्टम है, देन द मोमेंटम इज कंजर्व, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना ही फाइनल मोमेंटम रहेगा। ओके, इसी एक एग्जांपल अगर समझाओ आपको, लेट अस कंसीडर m1 का मास 1 kg था और m2 का मास 2 kg था। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट अस कंसीडर 3 मीटर पर सेकेंड। ओके,
अब अगर मैं m1u1 प्लस m2u2 पहले कैलकुलेट करते तो इट विल बी 1 इंटू 5 और 2 इंटू 3 तो हो जाएगा 5 प्लस 6 विल बी 11। ये था इसका इनिशियल मोमेंटम, यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो न्यूमेरिकल खुद से मैं बना रहा हूं यहाँ पर, देखो इस तरह होगा कि अभी भी आंसर 11 आएगा, ठीक है। तो इसकी स्पीड, देखो मान लो इसकी स्पीड हो गई 5 और इसकी स्पीड हो जाएगी 1। अब करो 1 इंटू 1 2 इंटू 5 तो कितना हो गया 1 प्लस 10, फिर से आंसर कितना आ गया 11 आ गया। ये मैं खुद से न्यूमेरिकल बना रहा हूं मानता हूं, बट इसी तरह नेचर में काम होता है, जितना इनिशियल होगा उतना ही क्या होता है फाइनल होता है, ठीक है। सो इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा है तो मोमेंटम क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। दैट्स इट। ठीक, तो वहां तक आपका डायनामिक्स खत्म हो गया था। अब एक छोटा सा पार्ट हम लेंगे, हमारा एंड करेंगे टॉपिक को वर्क और एनर्जी के ऊपर, ठीक है। देखो अब फोर्स लगा रहे हो आप, मतलब काम कर रहे हो ना कुछ, अब तक किसी पे धक्का मार रहे हो, कुछ खाए पिए नहीं रहोगे, अगर बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी कुछ काम कर पाओगे क्या। देखो हम चीजों को उल्टा पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, अब वर्क पढ़ रहे। एक्चुअल में शुरुआत वर्क से होगी ना, आप किसी चीज को धक्का दोगे मतलब उसमें फोर्स लगाया, फिर वो एक्सेलरेट करेगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वो कुछ दूर चलेगी। हम इसी तरह पढ़ते हैं यहाँ पर, चीजें बनती वर्क से है, चीजें चल यहाँ से रही है, हम उल्टा आते हैं क्योंकि आपको उससे समझाने में ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम वर्क से। तो वर्क क्या होता है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो सिंपल सी बात है, अगर इस मार्कर को आगे फेंकूंगा तो ये आगे जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा एक चेंजेस देखो क्या है। अब जी सिंपल, यहाँ पर जैसे बचपन में आपने कोई वो साइकिल ऐसा धागा बांध के चलाया होगा, ठीक है। जैसे इसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए देखो यहाँ पर, अब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको अभी से खींच के चलाते थे धागे से, मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो अब ये जो फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स भी इधर, बट अभी ये वाला जो फोर्स लगा रहा हूं वो कुछ एंगल पे लगा रहा हूं, कुछ इसी तरह देखो काम कर रहे हैं यहाँ, इसको आप ऐसे खींच रहे हो, जैसे अगर इसको भी एग्जांपल लूं मैं, अगर तो मान लो इसको ऐसे खींच रहा हूं तो फोर्स इस साइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो रहा है, इसी तरह यहाँ फोर्स इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं। तो होगा क्या पता है, फोर्स के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक फोर्स क्या करता है पता है, इसको आगे लेके चलता है, मान लो उसको एफ एक्स बोलेंगे, और एक फोर्स इसको ऊपर उठाता है, इसको एफ वाई बोलेंगे। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज करने वाले हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला, ये जो फोर्स इसको आगे लेके जा रहा है वो एफ एक्स है, और जो ऊपर उठा रहा है वो क्या रहेगा, एफ वाई। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ये 90 होगा आपका। तो एडजेसेंट क्या है आपका एफ एक्स, और हाइपो क्या रहेगा एफ, तो एफ एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। देखो एफ एक्स वो फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, अब लिखा ना डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आपको वो फोर्स लेना है जिसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग है, ठीक है। तो कौन सा फोर्स लेंगे, एफ कॉस। अगर आप साइन थीटा अप्लाई करते हैं इधर, ये आपका एफ वाई हो जाएगा, ये एफ वाई तो ये भी एफ वाई, ट्राइंगल जैसा काम करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट इज एफ वाई और हाइपो इज एफ, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये फोर्स ऊपर उठाएगा और ये फोर्स आगे लेके जाएगा, मुझे इसका काम था जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर देखो फोर्स की जगह मैंने एफ कॉस थीटा लिखा इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे, अगर फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, न्यूटन मीटर या तो क्या लिख सकते हैं हम, जूल। सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर की जगह क्या लिख सकते हो आप, अर्ग। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर है, बट उसका जो रिजल्ट निकल रहा है वो कौन सी क्वांटिटी है, इसके बस एक मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहता, ओके। नेक्स्ट, अच्छा ये न्यूटन मीटर को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये डाइन को हम लोग डाइन सेंटीमीटर कैसे भी लिख सकते हैं, ग्राम
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट है सिंपल और कुछ नहीं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन। तीन टाइप के वर्क डन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब कैसे होते हैं वो देखिए। पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, तो उसको पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। अब ये मार्कर इसको छोड़ दो कि नीचे क्यों जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से। तो इधर काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसे वर्क डन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क डन। मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। देखो ये बॉल है, नीचे गिर रहा है, कौन खींच रहा है, ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है, नीचे। तो एफ एस थीटा भी 0 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो एफ एस इंटू 1 क्या हो जाएगा, एफ एस। इसका एग्जाम्पल आपको दे दिया यहाँ पर। नेक्स्ट इज नेगेटिव वर्क डन। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो उस वर्क डन को हम नेगेटिव वर्क डन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, ये आपका मार्कर, इसको ऊपर देख रहे, जब ये ऊपर जाता है तो ग्रेविटी फोर्स को बार बार क्या कर रही है, नीचे खींच रही है। तो फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस इज नेगेटिव। देखो मैं ऊपर देख रहा हूं, उसको मत देखो, वो मेरा वर्क डन है, मेरे फोर्स का। पर ग्रेविटी क्या कर, उसको नीचे खींच रही है, तो द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा रहेगा, नेगेटिव। बिकॉज ग्रेविटी फोर्स लगा रही है नीचे, बट डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर। अब यहां पर cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो इधर माइनस लग जाएगा। देखो बॉल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रही है। इसका एग्जाम्पल एक और होता है, स्प्रिंग का फोर्स। जैसे अगर एक स्प्रिंग है, ठीक है, अगर इस स्प्रिंग को आप अंदर दबाओगे तो थोड़ा कुछ फोर्स फील होता है ना अंदर से, उसको बोलते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये भी जो फोर्स है ना, देखो फोर्स इधर, अभी आप पुश कहां कर रहे हो, इधर, और अंदर का फोर्स आपको बाहर खींचता है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अभी भी कौन से डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट आते हैं लास्ट जीरो वर्क डन बेस के। जीरो वर्क डन में क्या होगा, इफ एफ एन एस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे वर्क डन को बोलेंगे जीरो वर्क डन। एफ एस cos 90 होता है जीरो। इसका एग्जांपल देख लो। फिर से मैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहा हूं। देखो इस ब्लॉक को मैं आगे धक्का दे रहा हूं अगर, बट ग्रेविटी कहां खींचेगी उसको, नीचे। दोनों में एंगल कितना बड़ा, 90। देखो मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अगर लगा रहा, तो मेरी इच्छा क्या है कि बॉडी आगे जाए, जहां फोर्स लगा रहा उधर मूव होना चाहिए। ग्रेविटी फोर्स लगा रहा नीचे, बट ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर, एंगल 90 बन रहा था। इस टाइम पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, 0। सिमिलरली इसका अगर नेचुरल एग्जांपल देखना है, तो अर्थ एंड सन, प्लैनेट जो घूम रहे सन के अराउंड, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, वो ग्रेविटी उनको बाइंड करके रख रही है, वही सर्कुलर मोशन करवा रही है उनको। पर अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो इधर है और ग्रेविटी इधर, कितना एंगल बन रहा है, 90। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, बीबी 0। ओके, नेक्स्ट देखो, इसका यूनिट हमने जूल लिखा था, तो वी कैन राइट दिस एज, देखो फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो 1 जूल क्या हो गया, 1 न्यूटन मीटर। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा और वो 1 मीटर मूव किया, मतलब कितना काम हुआ उस पर, 1 जूल। सिमिलरली यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे 1 डाइन का फोर्स लगा और वो 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ, तो कितना काम हुआ उस पर, 1 अर्ग। 1 जूल 10⁷ अर्ग होता है। कैसे आया, देखो यहाँ पर 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन पढ़ा आपने 10⁵ डाइन, और 1 मीटर होता है 10⁵2, कितना हो गया, 10⁷7 डाइन सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग। अब आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं। दो टाइप की एनर्जी, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उस टाइम पे जो एनर्जी उसके अंदर है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला था हाफ mv²। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन की वजह से कोई एनर्जी, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। फॉर्मूला इज mgh, मास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझो जरा। कहीं कहीं देखो ऐसा लिखा, अभी सोचने के लिए ऐसे भी बोलते हैं, ये मोशन और ये रेस्ट, गलत। एग्जांपल देता हूं आपको, देखो ये आपका पेन है, ये मार्कर है जो भी, अगर यहां से इसको मैं गिराऊं, ठीक है, देखो ये ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, mgh। अगर इसको यहां से ड्रॉप करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी हाइट कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। मूव कर रहा है बट पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, जीरो नहीं हुई है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, जब ये नीचे गिरेगा तो ग्रेविटी इसको एक्सेलरेट कराएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगी। जैसे अगर ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड ग्रेविटी कितना स्पीड बढ़ाती है, 10 से बढ़ाती है। मतलब इधर 0 है, 10, अगले सेकंड 20, फिर 30, ऐसा होगा। तो हर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है यहाँ तक? तो वो क्या रहा है, देखो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी।
तो यहाँ पर देखो, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है ना, एक गाड़ी मूव कर रही है, आपने जाके क्या किया, उसमें वर्क कर दिया। जैसे आप गाड़ी पे क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो, काम कर रहे हो ना आप पे, आप एक्सेलरेटर पे पैर दबा रहे हो, तो आपने क्या किया, कुछ वर्क किया, अंदर का इंजन काम कर रहा है, तो वर्क क्या करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देगा। कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले काइनेटिक एनर्जी मान लो कम थी, अपने स्पीड बढ़े तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उल्टा भी हो सकता है, पहले स्पीड ज्यादा थी, आपने उसको रोका, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। तो वर्क डन क्या करती है, हमेशा काइनेटिक एनर्जी को चेंज करती है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये मार्कर है, अभी ये ग्राउंड पे अगर मान लो, इसको उठा के यहां पर लेकर आ जाओ और ऊपर लेके चले जाओ, तो वो क्या रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, किसकी वजह से, आप काम कर रहे हो। इसका और अच्छा एग्जांपल आपने देखो बचपन में खिलाना खेला होगा, चाबी भरने वाला। अब चाबी भरते हो भरते हो भरते हो भरते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर मूव करते हैं, तो स्टोरी कैसी है, आप उसमें वर्क कर रहे हो, ये सारा वर्क उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है, और फिर आप इसको छोड़ते हो, वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, मतलब आपके जो खिलौने हैं उनके अंदर भी तो कितना अच्छा फिजिक्स लग रहा है। नेक्स्ट एसआई यूनिट, वर्क और एनर्जी सेम होता है, तो एसआई यूनिट क्या रहेगा, जूल, सीजीएस यूनिट अर्थ, दोनों के। ठीक है, अब टॉपिक को खत्म करना है एक लास्ट के छोटे से पार्ट से। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा पार्ट, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं, ओके, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। ना आप एनर्जी बना सकते हो, ना उसे आप खत्म कर सकते हो। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, but it transform or convert from one form टू अनदर फॉर्म। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, चेंज होती है। इसके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने मिलेंगे, कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ बस। जैसे दिवाली आती है, हम फायर क्रैकर फोड़ते, तो फायर क्रैकर्स के अंदर कौन सी एनर्जी है, फायर क्रैकर्स, ठीक है, तो फायर क्रैकर्स के अंदर कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। अब ये जब फायर क्रैकर फूटेगा तो आपको आवाज सुनाई देगी, मतलब किसमें कन्वर्ट हो गई है एनर्जी, साउंड एनर्जी में। फिर आपको लाइट दिखाई देगी तो लाइट एनर्जी, और फिर आग लगती है तो कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। समझा क्या हो रहा है यहां पर, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। जैसे आपका फैन, फैन में क्या होता है, फैन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी, पंखा घूमता है ना आपका। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखेंगे, लाइक एग्जांपल आपका सेल, बैटरी जो होता है आपका, इसके अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, सॉरी सेल के अंदर क्या होगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी ना ही क्रिएट हो रही ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है, पर वो सब ना फॉर्म चेंज करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। ओके, तो यहां तक आपका डायनामिक्स और एक बेसिक टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, इसके आगे जो हम टॉपिक करेंगे वो 12th का होगा। ये टॉपिक जो मैंने आपको काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स 2 लेक्चर में पढ़ाया, वो आपके बेसिक स्टैंडर्ड से हायर स्टैंडर्ड का सिर्फ एक बेसिक फिल करने काम आएगा, कि आपको एक ओवरव्यू आइडिया हो जाएगा किस चीज का मतलब क्या होता है। हायर स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा डीप में हम नहीं गए हैं, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि 9th-10th में ये टॉपिक क्या था और आपने क्या मिस किया जो आप इसका कवर कर सकते हो। और 9th-10th वाले बच्चे आप ध्यान से देखो, 9th के लिए टॉपिक आपको है, 10th में ये टॉपिक नहीं है, पर 10th में आपको ग्रेविटेशन टॉपिक है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन समझने के लिए आपको ये सारी चीजों का बेसिक आइडिया होना जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दैट्स इट।